अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बड़ा अहम इशू है, उसका उस तरह से उस एंगल से तफसीली बात नहीं हो सकी जो आप लोगों तक आना बड़ा ज़रूरी है। सिकंदर सुल्तान राजा बहुत मुश्किल में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता होना चाहिए अदनान बशीर हैं, ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है और बड़ा संगीन नौयत का रेफरेंस है जी, बिल्कुल बड़ा। अब वो कैसे है, एक तो याद रखिएगा, मैं दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं है और मैंने 2-3 बातें कही थी, मैं फिर दोबारा दोहरा दूंगा ताकि आप तक क्लैरिटी आ जाए। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए चीज़ें। पहली बात जो आपके सामने रखनी है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना तैनात होना है, जो तरीक़ा कार दिया है वो है आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो तैनात होने के लिए 3 क्वालिफ़िकेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है। 65 साल की एज, तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बताया था। सुप्रीम कोर्ट का जज होना, सीनियर सिविल सर्वेंट होना और टेक्नोक्रेट होना। सीनियर जो सिकंदर सुल्तान राजा है सीनियर सिविल सर्वेंट, यह आपके सामने। और इनका तरीक़ाकार जो तैनाती का है ना वो आइन के आर्टिकल 213(2)A में है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर 3 नाम तजवीज़ करते हैं पार्लिमानी कमेटी के सामने। 3 नाम तजवीज़ करते हैं पार्लिमानी कमेटी का। आपको पता 3 नाम गए थे उस पार्लिमानी कमेटी। अगर आप कंसेंसस ना हो आपका राय में तो फिर अपने अपने नाम भेजेंगे आप। और पार्लिमानी कमेटी 2B के तहत आधे होंगे अपोजिशन के और आधे होंगे ट्रेजरी बेंच के, और 12 होगी और उसमें से 1/3 जो हैं यानी 12 में से 4 कम से कम सेनेट के मेंबर होंगे। ठीक है ना जी। और ये एक तरीक़ाकार है कि वो चुनेंगे, वो बनाएंगे, और उनका तरीक़ाकार आगे अगर कंसेंसस ना हो वो मैं तफसीली बता चुका हूँ, मैं दोहराने की आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा मेंबर का, चूँकि 2 मेंबर इनमें पहले तैनात थे, वो आपके सामने बता दूँ। जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी पंजाब से ताल्लुक़ था, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर KPK से ताल्लुक़ था। बाइस के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, सहूलियात क्या क्या मिली इनको, क्या क्या घर मिले, वो तफसीलात किसी और वक्त आपके सामने रखूँगा। जुलाई 26, 2021 से रिटायर हो गए हैं। 5 साल मुद्दत मुलाजमत है इनकी और आधा टेन्योर गुजरने के बाद दोबारा तैनात कीजिए। 45 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो सीट पूरी करनी है, वो फिल करनी है। वो आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ कि 45 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो सीट आपको फिल करनी है। ये आईन पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि उसको आपने 45 दिन के अंदर अंदर जो है ना उस सीट को आपने फिल करना है। ये मैं पढ़ देता हूँ। ये है आर्टिकल 200, पहले चले मैं एक और बता दूँ। 214 बताता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने हलफ लेना है शेड्यूल के मुताबिक। वो शेड्यूल में जो हलफ है और बड़ा क्लियर हल्फ है कि आप जो है ना जो इंतज़ामात हैं, आपके जो ड्यूटीज़ हैं, वो ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी फेथफुली और इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अदा करेंगे आप। मैं किसी से डरूंगा नहीं और किसी को फ़ायदा नहीं दूंगा, ये लिखा हुआ है। इफेक्शन और इल विल एंड आई विल नॉट फॉलो माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजन। अब यहाँ ये लफ्ज़ इसलिए मैंने पढ़ा औत को आपको समझ आ सके जो इनके ख़िलाफ़ सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया है, अगर उसको एग्रेसिवली परसू किया जाएगा तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी सिकंदर सुल्तान राजा अपनी सीट खो सकते हैं। अब ये हलफनामा आइन का आर्टिकल 214 का 215 कहता है कि उसकी तैनाती वो मैंने आपको सारी बता दी है, 5 साल के लिए और 2.5 साल का वक्सा गुजरने के बाद 5 मेंबर यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हर सूबे का एक इलेक्शन कमिश्नर है में जो मेंबर कहलाता है मादरत के साथ। अच्छा, और ये मैंने आपको ये भी बता दिया, इसी के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन आर्टिकल 215(4) के अंदर कि जो कमिश्नर की जो सीट अगर खाली हो जाए
वो 45 दिन के अंदर, और ये भी साथ कहा है कि उसके अलावा कोई मुनाफत बख्श ओहदा नहीं रखेंगे। फिर आपके सामने इलेक्शन कमीशन जो है पूरा, वो आइन का आर्टिकल 218 कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबर होने चाहिए, और ड्यूटीज़ ऑफ द कमीशन वो मैं पहले ही आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं जो असल बात की तरफ, और जो कि जो है ना अदनान बशीर, अब ड्यूटीज़ के दौरान जो है ना बड़े सख्त इल्ज़ाम लगाए, उनकी फैमिली के बारे में बातें की, वो कोई ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की, ठीक है ना जी, फैमिली के बारे में जो बात की, तो इन चीज़ों और इख्तियारात का दबाव डाला, और साथ साथ उन्होंने अपने उस जो इन्फॉर्मेशन आई है कहा इनका ज़हनी दबाव, ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मेडिकल बोर्ड तश्कील किया जाए। और वो इसलिए कह रहे हैं, हल्फ मैंने आपके सामने पढ़ दिया, अपना पर्सनल नहीं आएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन या मेंबर्स को निकालना हो तो उसी तरह निकालना है जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकालना हो। वो उसके लिए आपको आइन के आर्टिकल 209 में जाना पड़ेगा। 209 में 5 में है, ये बैकग्राउंड पे आर्टिकल 209 चल रहा होगा साथ साथ, और वो तरीका, इफ ऑन एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सोर्स द काउंसिल और द प्रेसिडेंट, काउंसिल के सामने या सदर के सामने, तो सदर के पास भी इख्तियार मौजूद है और काउंसिल के पास भी इख्तियार है, इज ऑफ द ओपिनियन, या जज की जगह कमीशन या मेंबर कहलाएगा, मे बी इनकैपेबल ऑफ प्रॉपरली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफिस बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। मेंटल इनकैपेसिटी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। और दूसरा है मे बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो इसकी फिर बाकायदा इंक्वायरी होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपको पता है कि उसमें सीनियर जजेस बैठते हैं, वो मैं आपके सामने बड़ी डिटेल में बता सका था, और मैं फिर बता देता हूँ 209 के अंदर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 2 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस वो होते हैं हाई कोर्ट्स के। तो यहाँ इस वक्त जो हैं जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब और जस्टिस मकबूल बाकर हैं इस वक्त, और सिंध हाई कोर्ट से हैं जस्टिस शेख अहमद अली, और पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला, ये सीनियर जजेस हैं। ये इन्होंने करना है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकायदा रूल्स हैं किस तरह इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो अगर देखा जाए इनके लिए हालात बहुत टाइट हैं, इनके लिए बड़े मसाइल बन सकते हैं, और डिपेंड करता है। और सुनने में यही आ रहा है कि उस ऑफिसर से मिन्नत तरला भी की गई है, को माफ़ी मांगने की बात भी की, ये सुनने में ही आ रहा है, रियलिटीज़ में नहीं है। जो बातें सारी आ रही हैं कि गुस्से में था इसलिए मैंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर ली है, दरख्वास्त आप वापस ले लें, लेकिन दरख्वास्त उन्होंने वापस नहीं ली, चूँकि वजह अगर कोई झूठी दरख्वास्त दी जाएगी तो उस पर भी एक्शन होता है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं वो बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट, कि अगर दरख्वास्त झूठी दी जाएगी तो क्या कार्रवाई हो सकती है। और फिर ये भी आया पिछले दिनों कि ये इनको शायद ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस ऑफिसर को, तो उन्होंने फिर ये लिखा कि वजह नाद लिखा कि मेरी जब तक दरख्वास्त पेंडिंग है मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया जाए, बदनीति पर मबनी होगी। पता यही चल रहा है कि इसलिए उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वहाँ से नहीं की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का एक इदारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन हमने बड़ी कंट्रोवर्सीज़ देखी हैं अभी तक, पिछले इलेक्शन कमीशन में भी और इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन है बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हमने देखी। हालांकि 2 मेंबर मौजूदा गवर्नमेंट के तैनात किए हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन में मौजूदा गवर्नमेंट ने तैनात किया है, लेकिन आपके सामने है ये हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का जो तैनाती का जो इख्तियार है किसी बोर्ड के पास, अथॉरिटी के पास होना चाहिए। जैसे रऊफ़ कमीशन के हवाले से बात हुई थी, ये ज़रूरत इस अमर की है कि इसका बात को बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने रखें। और आप वैसे भी देखिए एक बात और होनी चाहिए, जब ये मेंबर्स वगैरह आप तैनात करते हैं इन सब के असासाजात पता होना चाहिए आपको, इनकी क्या वर्थ क्या है, इनका रहन सहन कैसा है, वो सारी वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। ओपननेस इतनी होनी चाहिए ना ताकि पता चल सके कि कहीं कोई खुदा ना खासा अल्लाह कोई जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, यानी जैसे आज़म सवाती ने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए, और आज़म सवाती के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आज़म सवाती ने पार्लियामानी कमेटी के सामने लगाए हैं, पार्लियामेंट के सामने लगाए, तो आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन है। पार्लियामेंट के सामने जो इतनी भी कार्रवाई होगी उस पर कोई भी जो है ना एक्शन नहीं ले सकता, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या चाहे, हालांकि अदालतों का लफ्ज़ भी उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 69 एम आई राइट, मैं ज़रा देख भी लूँ, मैं क्लैरिटी भी कर लूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ जी, बिल्कुल। कोर्ट्स नोट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा,
आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए, इसलिए मैंने कहा था आज़म शफाती के हवाले से वो बात भी सामने नहीं हो सकती है। तो जो वो सवाल किए हैं तो यहाँ होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबर्स जो हैं उनको अपने असासाजात और अपनी सारी डिटेल डिक्लेयर कर देनी चाहिए। और वो देखें यहाँ जब ऑफिसर्स तैनात होते हैं, हम रिटायरमेंट के बात करते हैं, तो वो अगर रिटायर्ड जज है, अगर जज वहाँ से अगर वहाँ पर आया है तो वो मालूमेंट्स ले रहा होता है, सारे फ़ायदे ले रहा होता है वहाँ पर, और आपको पता है ये सारे फ़ायदे अब ये आइन और कानून ने कहा है। तो ऐसी जगहों के ऊपर जो अपॉइंटमेंट जो है ना वो मेरिट पे इस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। ये अपोजिशन लीडर और एक जाने वाला और एक आने वाला, 18वीं तरमीम ने यही तो सत्यानाश किया था ना इस आइन का। अब केयर टेकर सेटअप लगाना हो तो वो भी तरीक़ाकार यही दिया हुआ है, और एक जाने वाला और आने वाला, ये एक अजीब सा उन्होंने बैठ के मिला के मिसाक़ जमहूरियत के नाम पर आपकी आंखों में मिर्ची डाली, हमारे आप लोगों की आंखों में मिर्ची डाल के ये सारा प्रोसेस किया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखने का मकसद यही है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के लिए मुश्किल हालात हैं और इससे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं समझता यहाँ कोई कंप्रोमाइज़ होता है। या दरख्वास्त एक दफ़ा जब चली जाए वो दरख्वास्त तो फिर अमानत होगी, वो इन्फॉर्मेशन है ना, वो वापस भी लेना चाहें तो वापस नहीं ली जा सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लगा कि झूठी जब दरख्वास्त देनी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये वो सारी चीज़ें हैं। अब मामला चला गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिकंदर सुल्तान राजा की, और अगर हुकूमत को साथ मिली होती तो ये सदर के पास जाना चाहिए था, सदर आगे इलेक्शन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दे तो फिर कार्रवाई होती। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसको तय करना है कि इस पर मज़ीद को कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, लेकिन मेंटल इनकैपेसिटी के हवाले से बड़ा सीरियस एलिगेशन है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।